हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। मैं आज आप सभी के लिए क्लास 12 फिजिक्स प्रिज्म का टॉपिक लेकर के आया हूं। प्रिज्म फॉर्मूला या फिर एंगल ऑफ डेविएशन से हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। हमारे पास एक प्रिज्म है और प्रिज्म में आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारी इंसिडेंट रे है और यहां पर ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इस प्रिज्म के थ्रू यहां से इमर्जेंट हो रही है, यानी कि यहां से पास हो रही है। दिस इज ए इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे। और ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा होता है? जब हम इंसिडेंट रे को आगे की तरफ और ट्रेस आउट करते हैं और इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ ट्रेस आउट करते हैं, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वही होता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। जो ये वाला जो एंगल है हमारा, इसको हमने कह दिया एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां पर देखिए कि ये जो एंगल है हमारा वो है R1, ये है R2, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये है हमारा N या फिर O, जो भी कह ले हम। और यहां पर जो A एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो आइए सबसे पहले मैं पता करता हूं कि एंगल ऑफ डेविएशन सिग्मा ये कितना होगा। तो यहां पर आप अगर देख पा रहे होंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगल दिख रहा है हमको PQM, ठीक है, PQM। या फिर मैं अगर देखूं कि ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा, ये सिग्मा जो है ये एक एक्सटर्नल एंगल है। ये जो सिग्मा है ये एक एक्सटर्नल एंगल है और हमको ये पता है कि अगर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है और किसी भी एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू जो होती है वो दोनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर होती है। यानी कि मैं अगर आपसे कहूं कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन अगर मुझे फाइंड करना है तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 में कर दूं तो वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है, लेकिन सिग्मा 1 सिग्मा 2 होगा कितना, जरा इसको भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कितना है, जरा यहां पर ध्यान से देखते हैं। तो आप देखिए कि ये एंगल है हमारा I1, ये एंगल है हमारा I1 और वर्टिकली अपोजिट ये कंप्लीट एंगल होगा हमारा I1 के बराबर होगा। लेकिन ये वाला एंगल है हमारा R1 के, तो ये जो सिग्मा 1 है ये कितना होगा? तो हमको पता है कि ये I1 माइनस R1 के बराबर होगा। यस और नो? सेम एज इट इज इसी तरीके से देखिए यहां पर ये वाला जो एंगल है वो कौन सा है? हमारा I2 है और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारा ये वाला भी कितना होगा? I2 होगा। लेकिन ये जो हाफ वाला एंगल है ये R2 के बराबर है, तो ये वाला जो एंगल होगा सिग्मा 2 ये किसके बराबर होगा? तो ये होगा I2 माइनस R2 के बराबर। डन? तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा, जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो होगा किसके बराबर? मैं कह दूं I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं आई को एक साथ RR को एक साथ कर लूं तो मैं लिखूंगा सिग्मा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 एक ब्रैकेट में, फिर यहां पर मेरे पास है माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब अगर मैं I1 I2 और R1 R2 की वैल्यू फाइंड कर लूं तो मैं यहां पर बता सकता हूं कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आई? ठीक है, आइए जरा हम लोग I1 I2 और R1 R2 के ऊपर डिस्कस करते हैं कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, कौन सा? PQN, PQN आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है ना, अगर इन ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम, यानी कि मैं आपसे कहूं कि R1 प्लस R2 प्लस एंगल N, ये कितने के बराबर होगा? तो हमने बेसिक मैथ्स में पढ़ा, ये 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है ना। फिर अगर मैं दूसरी बात देखूं तो ये जो क्वाड्रिलेटरल हमको दिख रहा है कौन सा? APNQ, APNQ। इस क्वाड्रिलेटरल में अगर मैं देखूं तो हमें पता है क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इनका सम कितना होता है? 180 के बराबर होता है। इसका मतलब कि एंगल N प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180, यानी कि मैं कहूंगा एंगल N प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180। दोनों प्रॉपर्टीज को सॉल्व करने के बाद क्या होगा? फ्रॉम एबव इक्वेशन क्या होगा? देखिए यहां पर होगा R1 प्लस R2 प्लस एंगल N इज इक्वल टू एंगल N प्लस एंगल A। ठीक है, अब यहां से देखिए हमारे पास कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा?
तो देखिए यहां पर एंगल एंगल कैंसिल हो गया और हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, अब देखिए यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया हमारे पास, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ए के लिए। तो यहां पर ये जो देखिए हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन था, इसके लिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला बनकर के आ गया। क्या आ गया, यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए जो ये होगा सिग्मा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस एंगल ए, ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास, लेकिन अभी भी मुझे क्या चाहिए, अभी भी मुझे I1 प्लस I2 की वैल्यू चाहिए। तो आइए जरा I1 और I2 की वैल्यू हम लोग फाइंड करें। कैसे फाइंड कर सकते हैं I1 और I2 की वैल्यू, तो यहां पर अगर पॉइंट P पर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं, कहां पर, पॉइंट P पर, और फिर पॉइंट Q पर अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं तो मेरे पास I1 और I2 दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए जरा यहां पर हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं पॉइंट P पर। तो अगर यहां पर पॉइंट P पर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं तो ये कहता है म्यू नॉट साइन I इज इक्वल टू म्यू नॉट साइन R। ठीक है, तो ये मैं इक्वेशन यहां पर लिखूंगा तो देखो ये हो जाएगा μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R। ठीक है, अब यहां पर देखो अगर हमारे पास एंगल्स कैसे हो, बहुत छोटे हो, अगर ये एंगल्स बहुत स्मॉल होंगे तो मैं इसको लिख सकता हूं कि साइन थीटा अप्रॉक्स या लगभग थीटा भी लिख सकता हूं, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं μ1 I इज इक्वल टू μ2 R। ठीक है, अब यहां से देखो मैं अगर I1 की वैल्यू निकालना चाहूं, ये R1 है, मैं अगर यहां से I1 की वैल्यू चाहूं तो लिख सकता हूं I1 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 R1, या इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं I1 इज इक्वल टू μ2 1 R1। यहां से देखो हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, ये वैल्यू हमारे पास आ गई I1 की। कैसे, जब मैंने पॉइंट P पर स्नेल्स लॉ अप्लाई किया। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर इस पॉइंट Q पर भी स्नेल्स लॉ को अप्लाई करूं तो क्या होगा, यहां पर होगा हमारे पास इक्वेशन μ2 साइन R2 इज इक्वल टू μ1 साइन I2। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर भी हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे पॉइंट P पर। तो इसके लिए भी मैं इक्वेशन यहां पर अलग से बनाता हूं, देखो एट पॉइंट Q यूजिंग स्नेल्स लॉ, क्या होगा इक्वेशन, देखो ये होगा μ2 साइन R2 इज इक्वल टू μ1 साइन R1। ठीक है, अब यहां से मुझे क्या चाहिए, देखो I1 की वैल्यू मुझे मिल गई है, मुझे I2 की वैल्यू चाहिए, मुझे I2 की वैल्यू चाहिए। तो यहां पर जो इक्वेशन बनेगी हमारी I2 के लिए बनेगी, ना कि यहां पर R1 होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं I2। ठीक है, अब सेम एज इट इज, अगर यहां पर एंगल बहुत छोटे हैं तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और जो इक्वेशन होगी वो होगी μ2 R2 इज इक्वल टू μ1 I2। मुझे इक्वेशन या वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए I2 की, तो मैं इसको इस साइड में भेजूं अगर तो ये होगा I2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 R2, या इसी को मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा I2 इज इक्वल टू μ2 1 R2। ठीक है, तो यहां से देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई किसकी, I1 और I2 दोनों की वैल्यू आ गई। डन, अब मैं इसको किस वैल्यू में रखूंगा, तो देखो यहां पर जो हमारा इक्वेशन है, यहां पर जो हमारी इक्वेशन है I1 प्लस I2, इस इक्वेशन में मैं पुट करूंगा। देखो मैं इस इक्वेशन को यहां पर लिखता हूं, ये हमारी इक्वेशन है। देखो सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, फिर से देखते हैं I1 प्लस I2, तो ये है I1 प्लस I2 माइनस एंगल ए है। तो यहां पर देखो I1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है μ2 1 और R1, यहां पर फिर प्लस फिर से ये μ2 1 R2 माइनस एंगल ए। ठीक है, अब यहां पर देखो इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, मैं इसमें μ2 1 को कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, तो जस्ट अगले स्टेप में देखो मैंने कहा कि सिग्मा इज इक्वल टू μ2 1 को मैंने कॉमन लिया, यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा R1 प्लस यहां पर क्या बचेगा R2, और फिर यहां पर माइनस एंगल ए तो रहेगा ही रहेगा, तो ये माइनस एंगल ए हो गया।
ठीक है। अब ये बताओ R1 प्लस R2 की वैल्यू आपको पता है, R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी आई थी? तो यहां पर देखो जरा, R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या थी? एंगल ए के बराबर थी। तो जस्ट यही वैल्यू मैं यहां पर रख देता हूं, तो ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू म्यू टू 1 और एंगल ए माइनस एंगल ए। ठीक है, क्योंकि ये एंगल ए तो पहले ही यहां पर था। डन। अब एक बात बताओ, आपके पास ये इक्वेशन लिखा है, आप इसमें क्या कॉमन ले सकते हो? तो आप इसमें कॉमन ले सकते हो एंगल ए को, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ए ब्रैकेट में यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा म्यू टू 1 और यहां पर माइनस 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हमारा इक्वेशन। ठीक है, तो आपको देखिए अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट करके भी बता सकते हो, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको हर एक पॉइंट बताऊं। मैं जरा एक बार समराइज कर दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना था, मुझे ये पता करना था कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। तो मुझे ये पता है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है ये इस ट्रायंगल के इंटरनल टू एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो मैंने सबसे पहले सिग्मा 1 फाइंड किया जो कि है I1 माइनस R1, और जो सिग्मा 2 है वो है I2 माइनस R2 के बराबर है। अब मैंने कहा कि यहां देखो I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, इस फॉर्म में लिखा। फिर मैंने यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाया और R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने इस ट्रायंगल में कहा कि इन तीनों का सम जो होता है वो किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। फिर मैंने ये वाला जो एंगल N है और एंगल A है, इनका भी सम किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने क्या निकाला? R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट की, और जैसे ही R1 R2 की वैल्यू फाइंड आउट की, जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला था वो कुछ इस फॉर्मेट में आ गया। अब हमारे पास टारगेट था कि हमको I1 और I2 की भी वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या किया, पहले पॉइंट P पर स्नेल्स लॉ को अप्लाई किया, पॉइंट P पर स्नेल्स लॉ को अप्लाई किया जिससे कि मुझे I1 की वैल्यू मिल गई। फिर मैंने पॉइंट Q पर स्नेल्स लॉ को अप्लाई किया जिससे मुझे I2 की भी वैल्यू मिल गई। अब मैंने I1 और I2 की वैल्यू को यहां पर इसी इक्वेशन में पुट किया, तो यहां पर देखिए हमारे पास जो इक्वेशन आ गया वो आ गया सिग्मा इज इक्वल टू एंगल ए इंटू 1 माइनस 1। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया। लेकिन ये क्या है? ये सिर्फ है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हमारे पास इक्वेशन आया है। अभी तो मुझे फाइंड करना है फॉर्मूला ऑफ प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म फॉर्मूला भी फाइंड करना है। तो अभी भी हम लोगों ने किया कि जो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन है वो कितना है, हम लोग फाइंड कर लिए। अब अगला जो टॉपिक है इसी प्रिज्म वाले टॉपिक में ही है, वो है हमारा प्रिज्म फॉर्मूला, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर पता करेंगे जो फॉर्मूला होगा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। तो कभी कभी हम लोगों से ग्राफ भी पूछा जाता है, तो आइए जरा हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कस करें। देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो हमारा ग्राफ बनाया गया है, यहाँ पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो हमारा दिया गया है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि है आई, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो दिया गया है वो है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन सिग्मा। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हूं, धीरे धीरे जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या हो रहा है? कम होता आ रहा है, कम होता जा रहा है। मैंने कहा कि जैसे जैसे मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग इंक्रीज कर रहा हूं या फिर बढ़ रहा हूं, वैसे वैसे जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो हमारा क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और हमको एक पॉइंट पर ऐसा आकर के हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा जहां पर हमको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा, यानी कि ये वो लिमिट पॉइंट है जिसको मैं कहूंगा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, और ये वो क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां पर कुछ कंडीशंस होंगी जो कि हमें आगे फॉलो करनी होगी। जो ये हमारा पॉइंट है यानी कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की जो हमारी कंडीशन है, वहां पर जो हमारा I1 होता है वो I2 के बराबर होता है, यानी कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I। और साथ ही साथ जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि R1 होता है वो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R के बराबर होता है। तो अगर ये कंडीशंस हम लोग अप्लाई करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन या फिर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, ये हमारी इंसिडेंट रे और ये हमारी इमर्जेंट रे, और ये देखिए यहां पर ये है हमारा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए यहां पर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन में एक कंडीशन होती है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे होती है जो कि प्रिज्म के थ्रू पास हो रही है, वो हमेशा प्रिज्म के बेस के क्या होती है? पैरेलल होती है, यानी कि ये और ये वाली जो लाइट रे होगी वो हमेशा क्या होगी? पैरेलल होती है। ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन होती है। तो यहां पर देखिए अगर हमको प्रिज्म फॉर्मूला फाइंड करना है, मैं यहां पर अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? हम सभी को पता है कि ये होता है μ1 sin I1 इज इक्वल टू μ2 sin R1। ठीक है, या फिर इसको मैं अगर लिखना चाहूं, मैं इसे लिख सकता हूं μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू sin I अपॉन sin R।
यानी कि मुझे क्या करना है, अब चूंकि I1 I2 या फिर R1 R2 इक्वल है, तो इसका मतलब मुझे I और R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको याद होगा पिछले इक्वेशन में हम लोगों ने क्या किया था, हमने फाइंड किया था R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ए। तो यहां पर अगर R1 R2 इक्वल है, इसका मतलब मैं कहूंगा 2R इज इक्वल टू एंगल ए, या फिर मैं अगर R की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो मैं कहूंगा एंगल ए बाई 2। तो देखिए यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, यहां से हमारे पास R की वैल्यू आ गई है जो कि है एंगल ए बाई 2 के इक्वल। ठीक है, इसी तरीके से अगर I की वैल्यू फाइंड की जाए तो I की वैल्यू हमारे पास क्या थी, तो I के लिए हमारे पास फॉर्मूला था सिग्मा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस एंगल ए। ये फॉर्मूला आपको याद होगा जब हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड कर रहे थे। तो यहां पर अगर हम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर रहे हैं तो यहां पर ये कंडीशन होगी कि I1 और I2 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा 2I माइनस एंगल ए। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे तो वैल्यू I की चाहिए, तो मैं इस एंगल ए को इस साइड में भेजूंगा। तो ये I इज इक्वल टू हो जाएगा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन प्लस, ये प्लस में हो जाएगा एंगल ए अपॉन 2। ये हो गई वैल्यू किसकी बच्चों, ये हो गई वैल्यू I की। तो I की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं अगर यहां पर वैल्यू को पुट कर देता हूं तो देखिए क्या आता है, इस इक्वेशन में मुझे इस वैल्यू को पुट करना है। तो हम लोग वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू 2 1 इज इक्वल टू, देखिए साइन I, तो मैं लिखूंगा साइन और ब्रैकेट में I की वैल्यू क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ए अपॉन 2 डिवाइड बाई साइन R की वैल्यू क्या है, तो R की वैल्यू है एंगल ए बाई 2। तो ये हो जाएगा ए बाई 2। और ये जो इक्वेशन हमारे पास आया है वो किसका है, ये इक्वेशन ही हमारा कहलाता है क्या, फॉर्मूला। यहां से हम लोगों के एग्जाम